Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. आज नाजरीन 24 फरवरी 2023 आज रशियन वॉर ऑन यूक्रेन का एक साल कंप्लीट हो गया है। इसी दिन 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था विद मल्टीपल अटैक्स, ग्राउंड इन्वेजन्स, एरियल अटैक्स एज वेल एज द मिसाइल स्ट्राइक्स दैट टुक प्लेस अगेंस्ट यूक्रेन। और इस वार को एक साल हो गया है, तो हम आज की इस एपिसोड में हम इस एक साल के अंदर होने वाली तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी एक बेसिक असेसमेंट करेंगे। इस असेसमेंट का बेसिक मकसद ये है कि एक साल के अंदर कौन सी पार्टीज़ विन क्लेम कर सकती हैं, कौन सी पार्टीज़ को कहाँ कहाँ पे डिफ़ीट या फेलियर्स का सामना करना पड़ा, इस वार के इस एक साल के दौरान इम्पेक्ट्स क्या हुए हैं। और इस हवाले से इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं यूक्रेन वॉर में, बट वो प्रोग्राम जनरल वॉर पे था और ये जो प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक साल की असेसमेंट है। इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्टली कि जब ये वॉर शुरू हुई थी तो क्यों हुई थी, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो एक शॉर्ट सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, बिकॉज विदाउट नोइंग द काजेज हम सक्सेस और फेलियर्स को मैयर नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे सक्सेसेस क्या हैं, क्लेम कर सकते हैं डिफरेंट पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फेलियर्स क्या हैं डिफरेंट पार्टीज़ के इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और फिर लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं इस एक साल के दौरान उन पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर और वर्ल्ड एट लार्ज के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वॉर का काज है। आई मीन ऑब्वियसली एक साल में बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर, हमने भी अपने प्रोग्राम में बात की कि रशियन वॉर इन यूक्रेन जो रशियन ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर प्राइमरीली स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब रशियंस हैव देयर ओन सिक्योरिटी डायलेमा दैट दे फेस ऑन देयर बॉर्डर्स। दे हैव बीन वेरी टची एंड सेंसिटिव अबाउट देयर बॉर्डर्स, नॉट जस्ट नाउ बट दे हैव बीन हिस्टोरिकली वेरी टची सिंस what has happened to them from the European continent in the last more than 150 years. पिछले 100-200 सालों में जितने यूरोपियंस ने इन्वेड किया रशियंस को, तो रशियंस हैव सफर्ड अ हैवी लॉस ऑन देमसेल्व्स। देयरफॉर देयर हैज बीन अ कंसेंसस इन रशिया दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया दैट बॉर्डर्स विद यूरोप हैज़ टू बी मेड सिक्योर फ्रॉम एनी पोटेंशियल थ्रेट्स। And it was in this context that we have seen differences develop between Russia and United States after World War II. और वही काज हमें अभी भी नज़र आता है that Russia became very aggressive and it went to war primarily because of the threat that Ukraine might join NATO। और इससे एक ट्रिगर फैलेगा और बाकी जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो बॉर्डर करती हैं रशिया के साथ, they might also go towards नेटो। और ये रशिया के लिए एक हिस्टोरिकल सेंस में एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्रिएट होगा एंड दैट्स द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ रशिया ओवर हियर। लेकिन क्या यूक्रेन और ब्रॉडर सेंस में वेस्ट की तरफ से भी क्या ये वार एक स्ट्रेटेजिक मीनिंग रखती है? क्या इसके पीछे सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्वियसली नॉट। द वेस्ट सपोर्ट टू यूक्रेन इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, इट ऑल्सो इज़ मेंट टू अपहोल्ड व्हाट दे कॉल as the ideological foundations of the West. Americans, Western Europeans, Britain, France, Germany, उनका ये आर्गूमेंट है कि ये वॉर सिर्फ इसलिए नहीं है कि यूरोप को रशिया से सिक्योर किया जाए, ये इसलिए भी है बिकॉज किसी भी अथॉरिटेरियन रिजीम को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि किसी स्टेट के सॉवरेन डिसीजंस को उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को यूनिलैटरली वायलेट किया जाए, इवन इफ दैट इज़ अ मेजर पावर लाइक रशिया एज वेल। तो आसान लफ्ज़ में नाज़रीन, अमेरिकन वांट टू क्रिएट अ डिटरेंस फॉर अदर इमर्जिंग एंड एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना, लाइक मे बी एनी अदर स्टेट फ्यूचर के अंदर जाके, ताकि कोई इस तरह की दोबारा एडवेंचर या व्हाट वर्स्ट कॉल्स मिस एडवेंचर जो है उसकी मजाल ना कर सके। तो ये बहरहाल पर्सपेक्टिव ज़रूर है कि काज क्या है। रशियन सी इट प्योरली फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, बट वेस्ट नॉट ओनली सीज इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो सीज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन वैल्यू सिस्टम, फ्रॉम देयर ओन परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड नॉर्म्स और व्हाट वी कॉल द इंटरनेशनल नॉर्म्स। लेकिन क्या नाज़रीन इस वॉर में जो एक साल के दौरान डेवलपमेंट हुई हैं उसके नतीजे में क्या कोई एक पार्टी क्लेम कर सकती है दैट इट हैज़ वन द वॉर?
ऑब्वियसली कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट विक्ट्री तो क्लेम नहीं की जा सकती, लेकिन ऑब्वियसली everybody involved in the war can claim some successes in the war. तो स्टार्ट करते हैं रशिया से. रशियंस का आर्गुमेंट ये है, some of the Russian scholars, और इंटरेस्टिंगली नाज़रीन, Russian perspective is not generally known in the media. You have to dig into the Google to find out the Russian perspectives on it. रशियन जो पर्सपेक्टिव है सक्सेस का, उनका नैरेटिव ये है कि एक साल में रशिया हैज़ बीन एबल टू नॉट ओनली गेन सम टेरिटरीज इन यूक्रेन, but it has also effectively destroyed a major chunk of Ukraine's military capabilities. Despite the fact that West has been considerably and significantly providing military, economic, political support to Ukraine. So the entire West, entire developed world which stands behind Ukraine is unable to make Ukraine powerful enough to cede its territories, not to cede its territories to Russia. तो कहीं ना कहीं पे रशियंस क्लेम करते हैं दैट दिस इज़ नॉट अ वॉर विद यूक्रेन, दिस इज़ अ वॉर विद द एंटायर वेस्ट, एंड डिस्पाइट दैट वी आर स्टिल एबल टू गेन अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स. और हमने उसे एक साल में देखा कि वो ग्राउंड्स को ना सिर्फ मिलिटरीली ऑक्यूपाई किया गया, बट रशियंस ने ऑफिशियली लीगली इस सारे रीजन को, जो डोनेस्क रीजन है, लुहान रीजन है, खार्किव रीजन है, इन रीजन्स को, जो 4 रीजन्स हैं, उनको एनेक्स भी कर लिया अपनी रशियन टेरिटरी के साथ. तो रशियंस कैन क्लेम दो चीज़ें, एक ग्राउंड गेन की बात और एक यूक्रेन की जो एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया. दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक गेन दैट दे कैन क्लेम. बट यूक्रेन एंड द वेस्ट कैन ऑल्सो क्लेम certain victories and successes, especially यूक्रेन की अगर मैं पहले बात करूँ तो यूक्रेन कैन क्लेम दैट बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड देयरफॉर यूक्रेन वाज ब्रेव इनफ, courageous enough to not only withstand the Russian invasion, but at the same time हमने ये भी देखा कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, they have not only slowed down Russian invasion in the past, but they, in many cases, they have also reversed that invasion of Russia. The Ukrainians were able to retrieve Kharkiv region to some extent. हमने देखा कि they have been able to retrieve some of the lands that Russians have captured in the later half, just winter से पहले की बात हो रही है. तो कहीं ना कहीं पे हमें एक एलिमेंट नज़र आता है जिस डिस्कशन के अंदर, इस सारी वॉर के अंदर हमें यूक्रेन की जो टेक्टिकल गेन्स हैं ग्राउंड पे वो नज़र आती हैं. दूसरी विक्ट्री जो यूक्रेन क्लेम करता है, दैट बिकॉज ऑफ दिस वॉर यूक्रेन हैज़ बीन actively mobilizing the international community, and over the period of time हमें रशियन की जो सपोर्ट है वो relatively कम नज़र आती है. So Ukraine was able to mobilize the international opinion, international diplomatic support in favor of Ukraine in isolating Russia. और आज से कुछ महीने पहले तक शायद ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था that Ukraine can be provided tanks, but Ukraine can claim that because of its effective diplomacy, the West is compelled to, and because of the international public opinion, West is compelled to provide the tanks. और अगर आप फ्यूचर की बात करें नाजरीन, तो हमने देखा कल बोरिस जॉनसन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा that UK should be the first country to provide fighter jets to Ukraine. तो पॉसिबली यूक्रेन की इफेक्टिव डिप्लोमेसी की वजह से इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर दे माइट आल्सो गेट द फाइटर जेट्स, जो कि उनको टेक्टिकल गेम्स में मजीद हेल्प कर सकता है. तो यूक्रेन कैन आल्सो क्लेम विक्ट्री इन दैट वे. वेस्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूँ नाजरीन, अमेरिकन की, वेस्टर्न यूरोपियंस की बात करूँ, उनका क्लेम ऑफ विक्ट्री ये हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, और वो है भी उनका, दैट इन 1 ईयर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हुआ, विक्ट्री ये हुई कि जो यूरोप है और जो अमेरिकन हैं और ब्रॉडर जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके दरमियान में हमें एक कोई फॉल्टरिंग ऑफ द कमिटमेंट नज़र नहीं आती. इनफैक्ट द कमिटमेंट सीम्स टू बी हैव ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में ग्लस करते हैं वार फिटीग डेवलप नहीं हुई ना यूक्रेन में और ना उसके एलाइज जो वेस्ट में उनके दरमियान. सो इस वेस्ट का एक यूनिफाइड फ्रंट प्रेजेंट करना अगेंस्ट रशिया फॉर द होल ईयर, दैट शोज that the West stands united, and that's a victory for them. Biden का विजिट करना यूक्रेन का, that was a surprise to everybody, even to Americans. और वो ये शो करता है कि जो वेस्ट है it stands united on that. एक तो ये. दूसरा नाजरीन, वेस्ट की एक क्लेम ये भी हो सकता है और है भी, that Russia is increasingly isolated at international levels. हमने देखा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हो जाएं, चाहे वो स्पोर्ट्स के अलावा कोई समिट्स हो जाएं, हमें कहीं ना कहीं पे रशियंस की जो प्रेजेंस है वो ग्रेजुअली रिसीड होती हुई नजर आती है. एंड मोर स्टेट्स आर सपोर्टिंग द वेस्ट
in its support to Ukraine. तो हम कह सकते हैं West can claim to have significantly, if not completely, been able to isolate Russia at international stage. एक तीसरी नाज़रीन जो वेस्ट की क्लेम टू विक्ट्री हो सकता है, दैट इज़ और है भी, वो क्लेम ये करते हैं दैट यूक्रेन इफ़ इट वाज एबल टू सक्सीड अगेंस्ट रशिया, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर ओन विल, बट एट द सेम टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ द वेस्ट्स मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन. तो कहीं ना कहीं पे वेस्ट कैन क्लेम दैट इट इज़ देयर वेपन्स, देयर कैपेबिलिटीज़, देयर फाइनेंसेस, देयर डॉलर्स दैट हैव बीन empowering Ukraine against Russia. So Russia was unable to gain much strategic gains on ground mainly because of the West support. ये भी उनका एक क्लेम जो है वो मौजूद है. अब नाजरीन फेलियर्स पे आते हैं. क्या इस वार के नतीजे में कुछ पार्टीज़ को फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा, कुछ कहीं ना कहीं पे डिफीट्स का भी सामना करना पड़ा, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो? तो यस नाजरीन, तमाम पार्टीज़ के हवाले से एक क्लेम ये भी है दैट दे हैव फेल्ड ऑन सर्टेन काउंट्स. रशिया से स्टार्ट करते हैं. रशियंस के सेंस में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है दैट रशिया हैज़ फेल्ड टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स दैट इट हैड डिफाइंड इन द बिगिनिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर. प्रेसिडेंट पुतिन मे हैव मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द यूक्रेन. रशियन स्ट्रेटजिस्ट का ये ख्याल था कि इनिशियली विद इन फ्यू वीक्स एंड इवन मंथ्स दे वुड बी एबल टू कैप्चर the entire eastern belt of Ukraine, and they would be able to force Ukrainian president to surrender before the Russians, and Russians could see how they would deal Ukraine later on. और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जब वार शुरू हुई तो रशियंस वर एबल टू बिसीज कीव द कैपिटल, बट अल्टीमेटली दे विथड्रू फ्रॉम इट. और हमने उस रशियन रिट्रीट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सिग्निफिकेंट रिट्रीट को होते हुए देखा. तो रशिया के स्ट्रेटजिक गेन्स जो हैं दे आर नॉट अप टू व्हाट रशियंस क्लेम टू बी. और इसमें नाज़रीन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है बिकॉज रशिया के जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं वो बड़े एम्बिगुअस किस्म के गोल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल डीनाजिफिकेशन का गोल, रशियन ने कहा कि हम यूक्रेन की मिलिट्री को सिग्निफिकेंटली वीकन करेंगे, बट हमने देखा कि व्हाट डज इट मीन बाय वीकन करेंगे, विद दे डिस्ट्रॉय देयर एयरफोर्स और नेवी और व्हाट दे वुड डू पर्टिकुलरली, दैट वाज नॉट डिफाइंड. Russia was able to capture territories, but how much is enough? Because Russians खुद नहीं बताते and they are still fighting the war to capture more. So we can assume from that they have yet to achieve what they came for in Ukraine. लेकिन दूसरी डिफीट भी नाज़रीन हमें नजर आती है रशिया की. Russia has failed in to a greater extent to muster diplomatic support at international forums. Not a single state can officially publicly claim that it is providing a military support to Russia. Nobody would justify Russia's war against Ukraine except few insignificant states like North Korea, maybe a couple of more states. Again, under the part of Ukraine, हम यूक्रेन के पार्ट पे अगर देखें तो यूक्रेन का सबसे बड़ा फेलियर ये है that Ukraine is unable to keep its territorial integrity intact. Russia was able to capture territories. और दूसरी बड़ी डिफीट नाज़रीन यूक्रेन की ये थी that it wasn't able to protect its cities. हमने देखा कि रशियंस हैव डिस्ट्रॉयड देयर एनर्जी सेक्टर, और उसकी वजह से हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंटली पावर कट्स हुए एंड रशियंस वर एबल टू टारगेट एनी पार्ट ऑफ यूक्रेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और हमने उसके अंदर जो यूक्रेन है उसका एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस देखा, ह्यूमन कॉस्ट भी देखी, एंड रशियंस वर एबल टू पेनिट्रेट एंड अटैक ऑल पार्ट्स ऑफ यूक्रेन without any military. On the other hand, was Ukraine able to do the same to Russians? बहुत limited attacks हमने देखे जो रशियन सॉइल पे किए गए. हमने देखा कि क्रीमियन ब्रिज के ऊपर जो है वो अटैक किया गया, इसी तरह से रशिया के अंदर बेसिस पे अटैक किए गए, बट दे वर वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ दोज अटैक्स. तो यूक्रेन वॉज अनेबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ और लॉन्च काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया इनसाइड रशिया इन अ सिग्निफिकेंट वे. तीसरी नाजरीन जो यूक्रेन का फेलियर है, इट हैज़ येट टू succeed in, or it has failed so far, to convince Americans to impose harsh energy sanctions on Russia. और हमने देखा Russians are still able to sell their oil to important states like India. Pakistan is going to buy from the next month as well. तो कहीं ना कहीं पे हमें यूक्रेन को इंटरनेशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट ज़्यादा नजर आती है. कुछ हद तक वेपन्स भी उसको मिलते हैं, बट इट इज़ंट एबल टू आइसोलेट रशिया कम्प्लीटली, एटलीस्ट इन इकोनॉमिक सेंस एंड एनर्जी सेंस, एंड दैट्स देयर फेलियर. अब वेस्ट की तरफ आते हैं नाज़रीन. वेस्ट के पार्ट में भी कुछ फेलियर्स मौजूद हैं और सबसे बड़ा फेलियर जो है वो मौजूद ये है कि
although they agreed that Russian invasion is unjustified and it is illegal, but they failed to agree on what countermeasures are needed to prevent Russia from occupying. हमने देखा कहीं पे कुछ स्टेट्स, जैसे शुरू में अगर देखें तो पोलैंड वांटेड टू प्रोवाइड F-16s to Ukraine, but Americans resisted on that. Germany was initially reluctant to provide the tanks to Ukraine, और अल्टीमेटली दे एग्री टू. प्राइस कैप का इशू हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने देखा कि जो वेस्ट के अंदर जो है वो एक यूनिफाइड आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, एक यूनिफाइड ओपिनियन मौजूद नहीं है. जहाँ पे कुछ इश्यूज़ पे मौजूद भी है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ पे जो है वो दे आर स्टिल डिवाइडेड ऑन मैनी इश्यूज़ एज वेल. तो ये जो डिसयूनिटी है, दे हैव येट टू ओवरकम ऑन दोज डिफरेंसेस पर्टेनिंग टू द वॉर इन यूक्रेन. दूसरा नाज़रीन वेस्ट का जो बुनियादी फेलियर है, इट हैज़ स्टिल अनएबल टू डेटर रशिया फ्राम कैप्चरिंग more and more territories of Ukraine. Despite its provisions of weapons, Russia is still standing, Russia is still gaining on the ground, और कहीं ना कहीं पे हमें रशिया की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई मेजर डिक्लाइन नज़र नहीं आता. जो सस्टेन एफर्ट है रशिया का, इट इज़ मेंटेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो बाइडन का पॉलिसी है दैट वी विल इन्फ्लिक्ट अ स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन रशिया, इट हैजंट हैपेंड इन 1 year. Maybe next year it might be a reality next year, but at least इस एक साल की जो असेसमेंट हम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी सक्सेस मौजूद नहीं है. एक तीसरी नाज़रीन जो फेलियर है वेस्ट का, वो ये था कि दिस वॉर प्राइमरली बिगेन बिकॉज ऑफ यूक्रेन्स अटेम्प्ट टू जॉइन नेटो, एंड यूक्रेन हैज़ अप्लाइड फॉर नेटोज मेंबरशिप. बिसाइड यूक्रेन हमने देखा स्वीडन और फिनलैंड जो हैं, दे आल्सो अप्लाइड फॉर नेटोज मेंबरशिप, बट नन ऑफ दीज स्टेट्स इज एबल टू गेट मेंबरशिप. यूक्रेन इज़ फार अवे फ्राम गेटिंग द नेटो मेंबरशिप, बट इवन फिनलैंड और जो स्वीडन है उनकी मेंबरशिप भी इट इज़ डाउटफुल बिकॉज ऑफ द अपोजिशन विद इन द नेटो मेंबर्स, स्पेशली अपोजिशन फ्राम टर्की. So West has been unable to strengthen NATO by adding up more and more of its states in it, especially जो शॉर्ट टर्म में है फिनलैंड और स्वीडन और फिर अल्टीमेटली यूक्रेन. इस हवाले से हमें कोई मेजर ग्राउंड डेवलपमेंट जो है सक्सेस नज़र नहीं आती. एक और फेलियर नाजरीन ये है कि दैट दिस वॉर हैज़ इन्फ्लिक्टेड हैवी टोल ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली द एनर्जी सेक्टर. Despite President Biden's explicit and public threats to Saudi Arabia, it failed to convince OPEC plus Russia, that group, to increase the output. In fact, the OPEC states have decreased and they have made a cut on the oil output, resulting into higher energy prices. और उसी higher energy जो economic cost है उसकी वजह से हमने देखा कि the entire world in 2023 is facing the problems of inflation, recession, layoffs, etc. etc. So West has been unable to absorb the economic shocks that were caused by this war in Ukraine. अब नाज़रीन लास्ट पॉइंट पे आते हैं इम्पैक्ट्स के ऊपर. आल्दो हम इम्पैक्ट के ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे बाद में जाके, बट पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दूँ तो नाज़रीन इस वॉर के नतीजे में हम एक साल के अंदर हम देखें तो हमें 3 मेजर इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं. सबसे बड़ा इम्पैक्ट नाज़रीन वो ग्लोबल इनसिक्योरिटी है. Despite the fact that West is standing united against Russia to a greater extent, हमने देखा कि जो वीक स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी हमें बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नज़र आती है. फियर्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं बिकॉज इन दिस वॉर अल्टीमेटली स्टेट्स आर बीइंग प्रेशर टू टेक साइड्स. और ना सिर्फ इस सेंस में वेस्ट की तरफ से इनसिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, रशियंस आर आल्सो पोजिंग थ्रेट टू द यूरोपियंस इन जनरल और स्पेशली द बाल्टिक स्टेट्स एज वेल. तो एक ग्लोबल सेंस में इनसिक्योरिटी, चाहे वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो या टेरिटोरियल इनसिक्योरिटी हो, वो मौजूद है. और उसके अंदर हमने वर्स्ट केस नाज़रीन देखा जो अभी तक जो सबसे बड़ा मेरे नज़दीक इम्पैक्ट रहा है इस वार का, वो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वार एंड वेस्ट एंड यूएस सपोर्ट टू यूक्रेन, हमने देखा दैट रशिया सस्पेंडेड द न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच विल हैव मेजर ग्लोबल कंसिक्वेंसेज ऑन प्रिवेंटिंग द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक इशू है जिसके बारे में हमने देखा कि 3 दिन पहले जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया. उसके कंसिक्वेंसेस अभी आना बाकी हैं जिस पे हम बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे. दूसरा मेजर फेलियर जो नाज़रीन जो इम्पैक्ट नज़र आता है हमें इंटरनेशनल वाले से, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भी इफेक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं और ग्लोबल 2 इम्पैक्ट्स हैं, एक एनर्जी इम्पैक्ट एक फूड क्राइसिस है, बट दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट जो है हमें इन्फ्लेशन और रिसेशन और बहुत डिफरेंट फॉर्म में नज़र आता है. और नाज़रीन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इसके इम्पैक्ट की वजह से डेवलप्ड वर्ल्ड पे भी फ़र्क पड़ा है, बट डेवलप्ड वर्ल्ड हैज़ द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल कैपेबिलिटीज़
to shield themselves from those threats, but we cannot say the same about the developing states like Pakistan. हमारे economic crisis जो कि worst है in Pakistan's history, it is partially triggered by the external shocks caused by the Russia-Ukraine war. Same can be said about the other Asian and the African and Latin American states, जहाँ पे economic जो impacts हैं वो devastating impacts हैं different states की वजह से. तीसरा इम्पैक्ट नाजरीन, ये जो वॉर है रशिया की यूक्रेन के साथ, ये वॉर थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि इट रिमाइंड्स अस ऑफ द कोल्ड वॉर मेंटेलिटी. आई थिंक आई वुड गो बैक टू इट एंड आई वुड से इट रिमाइंड्स अस ऑफ द अलायंस पॉलिटिक्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी. लेट 19th सेंचुरी में हमने देखा अलायंसेज और काउंटर अलायंसेज बन रहे थे, और उस हवाले से हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आल्दो वेस्ट डोमिनेटेड अलायंस, यूएस डोमिनेटेड अलायंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नज़र आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इज सिटिंग इन रशिया एंड वेस्ट इज इंक्रीजिंगली वॉइसिंग कंसर्न दैट चाइना माइट बी प्रोवाइडिंग वेपन्स टू रशिया. तो कहीं ना कहीं पे हमें एक ग्लोबल लेवल पे एक जो इम्पैक्ट नज़र आता है वो अलायंसेज और काउंटर अलायंसेज समझ में आ रहे हैं. यूएन के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डिबेट हो रही है, आज रेजोल्यूशन प्रेजेंट होने जा रही है टू कंडेम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और उसके अंदर हमने जो डिफरेंट वेस्टर्न डिप्लोमेट्स की स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, दीज स्टेटमेंट्स रिमाइंड ऑफ व्हाट प्रेसिडेंट बुश सेड एट द टाइम ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म, यू आर विद अस or against us. West is increasingly pressuring states not to stay neutral, not to remain ambiguous, and they must openly condemn Ukraine, Russia, because if you don't, you are part of it. You are complicit to it. यही बात जर्मन डिप्लोमेट ने भी वहाँ पे कही, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कही, यही बात ब्रिटिश डिप्लोमेट्स भी कही जा रहे हैं. तो एक किसी हद तक हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो पोल्स में डिवाइड हो रही है. ऑन वन साइड आर द स्टेट्स जो कि वेस्ट की स्टेट्स हैं, जो कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, स्ट्रेटजिक बेसिस पे इस वॉर को अपोज कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो स्टेट्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं वेस्ट के हवाले से, स्पेशली चाइना की जो पोजीशन है, इंडिया डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस सिस्टम, जो डिफरेंट अलायंस सिस्टम है, डिस्पाइट दैट रशिया इज रिमेनिंग न्यूट्रल, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम न्यूट्रलिटी टू दिस वॉर इज मोर अ सपोर्ट टू रशिया देन इट इज़ टू यूक्रेन. तो कहीं ना कहीं पे जो स्टेट्स न्यूट्रल हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, या और बाकी स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स का न्यूट्रल होना है ये भी शो करता है दैट दे आर नॉट सो सेटिस्फाइड विद द वेस्ट स्टांस ऑन यूक्रेन. तो एक 19th सेंचुरी की जो अलायंस एंड काउंटर अलायंस की जो रेस है, वी हैव सीन दैट वो रिवाइव होती हुई नज़र आती है. आल्दो हम देखा था कोल्ड वॉर के बाद हमें ये ग्लोबल लेवल पे इतनी शार्प डिवीजन नज़र नहीं आती. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा इतनी स्ट्राइकिंग, इतनी सिग्निफिकेंट ग्लोबल डिवीजन जो हैं वो इस वॉर की वजह से नज़र आ रही हैं. विच इन अदर वे हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, दिस वॉर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द global order of the present times. It is changing and changing very fast and very significantly. नाज़रीन, अगर मैं कंक्लूड करूँ इस सारी डिस्कशन को, इस एक साल की जो जंग है, रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, इस एक साल की जंग में कोई कंक्लूसिव आर्गूमेंट नहीं दिया जा सकता विच स्टेट वन विच स्टेट लॉस, बट ऑब्वियसली विक्ट्री एंड लॉस जो होता है ये डिपेंड करता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. अगर इन ब्रॉडर शेल देखा जाए, जो वॉर चूँकि इनिशिएट रशिया ने की थी, therefore has Russia been able to gain its goals? At least not in 1 year. Can we say it completely failed? No. So Russia can claim some victory, but by and large, in a nutshell, Russia so far has failed to gain its strategic objectives for which it invaded Ukraine. But is it the end of it? Obviously not. New year, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ स्प्रिंग, और न्यू ऑफेंसिव जो दोनों तरफ से पार्टीज जो हैं वो प्लान कर रही हैं इस वॉर के अंदर, दिस न्यू सेकेंड फेज ऑफ द यूक्रेन वॉर, व्हाट आई कॉल द सेकेंड फेज ऑफ द यूक्रेन वॉर, दिस इज़ लाइकली टू बी डेडलियर एंड दिस इज़ लाइकली टू बी मोर डेंजरस देन द फर्स्ट फेज. लेट्स होप नाजरीन दैट इन द सेकेंड फेज हम एक डी एस्केलेशन की तरफ जाते हुए नजर आएँ. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. चाइनीज़ आर प्लेइंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. लेकिन इफ दिस पीस is not achieved, it is likely that this war will be 2023 will be far more deadlier and far more devastating for everybody, especially for developing states like Pakistan. आज के लिए नाज़रीन इतना ही. Thank you for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.